अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मफामत होगी और ना ही अब मज़ाहमत का वक्त है। अब नजर सिर्फ 2023 के इंतखाबात और कौमी हुकूमत पर है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पार्टी और ऑपोजिशन को कंफ्यूजन में मुब्तला कर दिया है। एक बार फिर सदर मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली पर सवालात उठ रहे हैं। शहर कायद में मीटिंग्स, इजलास, जलसे और मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ का एक नया बयानिया सामने आया है। गुज़श्ता रोज कराची में सहाफियों, न्यूज एडिटर्स और डायरेक्टर्स न्यूज से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती है और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल कौमी हुकूमत के कयाम में है। आइंदा शफाफ इंतखाबात में हमें मौका मिला तो कौमी हुकूमत बनाएंगे। अब शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद चंद सवालात हैं। ऑपोजिशन लीडर कौमी हुकूमत के कयाम का मशवरा क्यों दे रहे हैं? कौमी हुकूमत के खदोखाल क्या होंगे? कौमी हुकूमत का कयाम किसकी ख्वाहिश है? क्या ऑपोजिशन लीडर हुकूमत की मकबूलियत को तस्लीम कर चुके हैं? शहबाज शरीफ के बयानिए में कन्फ्यूजन की वजूहात आखिर क्या हैं? क्या शहबाज शरीफ डील करना चाहते हैं? क्या ऑपोजिशन लीडर एहतसाब से खौफजदा है? क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ नए केसेस खुलने का खतरा भी है? आज इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं गुज़श्ता 3 बरस के दौरान ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कन्फ्यूजन और लहजे में उतार चढ़ाव कैसा रहा। सदर मुस्लिम लीग नून कभी कोई डायलॉग का मशवरा देते हैं तो कभी मफामत के लिए पाँव पकड़ने का नारा बुलंद करते हैं। शहबाज शरीफ का बयानिया कभी मफामत और मज़ाहमत की बजाय आम इंतखाबात का हो जाता है, लेकिन ताहाल ये वाज़ेह नहीं है शहबाज शरीफ की ख्वाहिश आखिर है क्या। अब गुज़श्ता 3 बरस से क्या डिफरेंट और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। माजी की जो तलखियाँ हैं, जो कुछ माजी में हुआ उससे सबक सीखते हुए अब आगे बढ़े और इस वक्त इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के दुखों का मदावा करें। मैं तो बात करता हूँ नेशनल रिकन्सिलिएशन की। आटा सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, गैस सस्ती हुई। हमें ये तय करना है कि इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खसो खचाक की तरह बहाना होगा। ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। 2023 में होने वाले इंतखाबात, जिन पार्टीज को भी अल्लाह ताला मौका देता है, अवाम मौका देते हैं, उनको इस मुल्क की खिदमत करने के लिए भरपूर मौका मिलना चाहिए। मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। सदर मुस्लिम लीग नून और कौमी असम्बली में कायदे इस इख्तलाफ शहबाज शरीफ का बयानिया 2018 से मुसलसल बदलता रहा है। नैब ने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी से पहले और बाद में शहबाज शरीफ बदले बदले दिखाई दिए। केस बनाया, जमानत हुई, ऑपोजिशन लीडर के लहजों में वाज़े तफरीक देखी गई। कराची जलसे में शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दावा किया इंतखाबात से कबल नैब केसेस का फैसला हो जाएगा। बाद उन्होंने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को खबरदार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ नैब का केस इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। इस हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या कहा है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। अल्टीमेटली आपके केसेस का फैसला 2 साल में हो जाएगा और शहबाज शरीफ के केसेस जो हैं उसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। किसी और के बारे में बात नहीं करता, लेकिन एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस स्ट्रॉन्ग हैं। वज़ीर दाखिला के बयान के बाद ऑपोजिशन लीडर के बदले बदले अंदाज मजीद सवालात खड़े कर रहे हैं। सवाल हो रहा है कि क्या शहबाज शरीफ एहतसाब से घबरा रहे हैं? क्या उनके बदलते सियासी बयानिए की वजह एहतसाब और मुकदमात हैं? इसी जानिब गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इशारा किया था। वो क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी का हो तो वो ठीक में हो, कायदे से इख्तिलाफ न हो, उनसे हो तो वो मजा कर रहा है। इस तफरीक से मुतालिक बिलावल साहब ने कहा, लेकिन आज भी बिलावल साहब ने एक मीडिया टॉक की है और उस मीडिया टॉक के अंदर भी बिलावल साहब ने पीडीएम से मुतालिक बहुत सारी बातें की हैं। यकीनन पीडीएम इस वक्त कमज़ोर है और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होती, वो कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो हुकूमत को घर भेज सकते हैं। इस तमाम तर मामले पर और ये जो कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नून के रैंक्स में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में राना तनवीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप हुकूमत गिराना चाहते हैं, इंतखाबात की तैयारी चाहते हैं, कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं, आखिर आप चाहते क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासतौर पर ऑपोजिशन लीडर की क़यादत में? देखिए, मैं समझता हूँ, क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटी होती हैं या पॉलिटिकल एक डायनामिक्स होते हैं पॉलिटिक्स के, उसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि हम इलेक्शन की तैयारी करें या
हम हुकूमत कराएं या हम कौमी हुकूमत बनाएं, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा प्लान चाकआउट किया है, जो पहले भी था हुकूमत कराने का। तो आपको पता है हमारा पहले प्रोग्राम था, हमने जब पीडीएम बनाई है तो उसका जो पॉइंट बेसिक एक सेंट्रल पॉइंट था वो यही था कि हुकूमत को गिराना है, लोगों को मोबिलाइज करना है और धरना देना है, रिजाइन करनी है। वो नहीं हो सका। राणा साहब, गुज़श्ता रोज भी बिलावल साहब ने कहा कि हमने तो लॉन्ग मार्च के लिए होटल्स तक बुक कराए हुए थे। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होती आपके साथ, कंसेंसस के साथ आप इस्लामाबाद जाते, तो फिर तो शायद कोई सबील बन सकती थी हुकूमत गिराने वाली। अभी तो कोई राह दिखाई नहीं देती कि हुकूमत कैसे गिराएंगे, आपके पास क्या ऐसा फॉर्मूला है? नहीं, वो जो बात आप कर रहे हैं मैं उससे तो आपसे एग्री करता हूँ कि हमें भी उस वक्त शायद हमें ये सोचना चाहिए था कि इस्तीफों पे उनको मजबूर ना करें, लॉन्ग मार्च तक उनको हम कैरी करते, लॉन्ग मार्च करते और धरने में भी वो शामिल हो जाते। लेकिन ये क्यों नहीं हो सका राणा साहब? आप बता ही दे, मतलब बात खुली है तो बताएं कि असल में कौन आड़े आ गया इस पे। शायद खान अब्बासी थे, एहसन इकबाल साहब थे। रिजिडिटी क्यों थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस कैंप में? नहीं, रिजिडिटी नहीं थी, बड़ी एक सादी सी बात है, लॉजिकल बात है कि अगर हम लॉन्ग मार्च के साथ रेजिग्नेशन दें, इस्तीफे दें, तो ये गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर सकेगी, नहीं खड़ी रह सकेगी, चली जाएगी, जो कि आज भी मेरा फर्म बिलीफ है कि ये बात दुरुस्त है। आउट इट सर, देखिए लॉन्ग मार्च आप करते हैं, आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, इससे क्या जमानत है कि हुकूमत घर चली जाएगी? अल्टीमेटली तो आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या फिर रेजिग्नेशन के ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया में एक मरवजा तरीक़ेकार है, जमहूरी तरीके है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, और ये चीज़ें, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें, हम लॉन्ग मार्च करें। जो सेंसिटिव गवर्नमेंट्स होती हैं, जो अवाम के साथ उनका कोई रबत होता है या उनका लिंक होता है या जिन्होंने वोट लिए होते हैं, जब राय आमा खिलाफ हो जाती है मैसिव किस्म की, तो वो खुद छोड़ देते हैं। तो वी होप कि अगर हम जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला शायद उनको खुद ही ख्याल आ जाएगा। आप हुकूमत से एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप जाके इस्लामाबाद बैठेंगे और हुकूमत अगले दिन इस्तीफा दे देगी? अगर ऐसा होना होता तो 126 रोज का धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी इस्तीफा देते और घर चले जाते। नहीं, 126 दिन का जो धरना था वो तो गाना बजाना था, 2-4 हज़ार बंदे होते थे सारे, और रात को तो खैर घर चले जाते थे, सुबह 150 बंदा होता था, रात को शाम को इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन ये जो धरना है, ये लॉन्ग मार्च है, ये मिलियंस मार्च होगा जो हमारा ख्याल है। तो डेफिनेटली ये एक तरीका है। साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि कोई कंक्रीट सोल्यूशन आपके पास भी नहीं है। मिलियन मार्चेस से अगर हुकूमतें जाती तो बहुत सारे मिलियन मार्च हुए हैं। आप जमात इस्लामी से पूछें, वो मिलियन मार्च करती है, JUIF मिलियन मार्च करती है। अब कौन सा मिलियन मार्च है जैसे हुकूमत चली जाती है? यहाँ पे मोरालिटी की पॉलिटिक्स तो होती नहीं है राणा साहब, आपको भी पता है। वो इतनी सेंसिटिविटी तो है नहीं कि कोई आए और आप उसके बाद सरेंडर करते हो और आप कहे कि ठीक है मुझे अब घर जाना चाहिए। ये आपका बात, फिर मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि यहाँ इतनी सेंसिटिविटी नहीं है चीज़ों की, या जमहूरी नाम से नहीं है, या वैल्यूज़ नहीं है कि बंदा सोचे कि यार अवाम तो सारी बात दुआएं दे रही है। तो मैं समझता हूँ अगर यही बात होती सेंसिटिविटी, तो ये आज जिस तरह लोग बात दुआएं दे रहे हैं, झोलियाँ ठा कर रो रहे हैं, तो शायद खुद ही वो सोचते कि यार हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। ये मजीद मोहलत देने के मुतरादिफ है सर, अदरवाइज आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए या फिर रेजिग्नेशंस दें और हुकूमत को चलता करें। नहीं, मैं आज भी ये रेजिग्नेशन हम देने को तैयार है, लेकिन क्या हमारे 90 आदमियों के साथ इस्तीफे देने से हम समझते हैं कि गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है? सर दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज सर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने लूज किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ, जैसे आपने फरमाया, साथ रखते, लॉन्ग मार्च भी करते, प्रेशर भी बिल्डअप करते, राय आमा भी हमवार करते, अल्टीमेटली रेजिग्नेशन की तरफ जाते, तो शायद हुकूमत घर चली जाती। लेकिन बेहतर होता, और उस वक्त अगर मियाँ साहब, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते थे इस्तीफे आप 160 इस्तीफे दे देते, तो ये मेरा ईमान है कि ये गवर्नमेंट नहीं उठा सकती, मेरा ज़ाती तौर पर। तो राणा साहब फिर ये मान लें कि अभी हुकूमत का घर जाना नामुमकिन है। ये बात जाहिर ठीक है कि वो ताकत अब नहीं जो हमारे में, जो उस वक्त PDM जो इकट्ठी थी, पीपल्स पार्टी भी साथ ही सारे थी, उतनी वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं, हम उतना प्रेशर बिल्डअप तो नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट किसी वक्त भी जा सकती है, गवर्नमेंट तो अपने बोझ से भी जा सकती है, मैं आपको बताऊं। नहीं है, मुझे ये बताइए कि शहबाज साहब जिस वक्त कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो हुकूमत का घर जाना, फिर किसी कौमी हुकूमत का कयाम होना, ये तो बात की बातें हैं सर। फिर कौमी हुकूमत की बात कौन कर रहा है? ये बात कहाँ से आ रही है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब ने जो भी बात की है उन्होंने बड़ी एक मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिक्स सियासत से उन्हें हट के बात की है। उन्हें मुल्की जो मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है, जिस दलदल में फंसा हुआ है, आपको पता है कि इशू गवर्नेंस के इशू हैं, अदारों के वर्किंग के फंक्शंस के इश्यूज हैं और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, माशी हालात और एक्सटर्नल में जो चैलेंजेस हैं वो इश्यूज हैं। तो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहले भी एक ग्रैंड डायलॉग की बात की थी कि हमें सबको बैठ के चलना चाहिए और माजी को भूलना चाहिए। अभी भी उन्होंने बड़ी एक अच्छी ऑफर किया कि अगर हम इलेक्शन जीत भी गए तो फिर भी मैं समझूंगा कि कौमी हुकूमत बने, ताकि जब तक अब सारी जमातें मिल के एक मुल्क को सिर्फ एक एजेंडे पे क्या हमें मुल्क को आगे लेके जाना है और इस क्राइसिस से निकालना है। अच्छा राणा साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हो और आपने तशरीह कर दी शहबाज साहब के उस सेंटेंस की कि वो असल में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात 2023 जीत भी जाती है तो वो ये चाहेंगे कि कौमी हुकूमत बने, ये कह रहे हैं वो। बिल्कुल, मतलब उसका यही है कि अकेली गवर्नमेंट कोई भी पार्टी शायद उस तरह जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस पाकिस्तान जिस तरह गिरा हुआ है मुश्किलात में या मसाइल में, उससे निकालना। देख रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उस पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि उसके पीछे ये कि एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जिनको पीछे सबकी बैकिंग हो। राणा साहब, ये तो इफ एंड ओनली इफ, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इसके अंदर कि सबसे पहले तो आपको ये यकीन नहीं है और पीडीएम का 26 टोकाती चार्टर के अंदर भी ये था कि शफाफ इंतखाबात हों, इदारों की इंतखाबात के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर मुदाखलत ना हो। जब तक ये नहीं होता, आप ये भी श्योरिटी आपको कि 2023 के अंदर शायद आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, जीतेंगे तो फिर कौमी हुकूमत बनाएंगे, ये इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों है राणा साहब? कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखे ना, ये कहना कि कौमी हुकूमत बनाएंगे जब हम जीत भी गए, तो ये बहुत बड़ी बात की है मुस्लिम लीग नून ने या मियां शहबाज साहब ने कि हम सेक्रीफाइस करेंगे, कि हम एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं चाहते, हम अकेले नहीं करना चाहते जिस तरह आज की गवर्नमेंट फाशिस्ट गवर्नमेंट है। राणा साहब, एक आखिरी सवाल मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शहबाज साहब को, अपोजिशन लीडर को खत लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक, उस खत का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा अपोजिशन का? जो बात खत की आप कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन मेंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन के, उसके मुताल्लिक उन्होंने लेटर लिखा है। पहले वो अपने सेक्रेटरी से लिखाते थे, पहली दफ़ा उन्होंने खुद लेटर लिखा है, वो भी शायद शहबाज साहब को एड्रेस नहीं किया, लेकिन उस अंदाज से नहीं है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन की है मीनिंगफुल कंसल्टेशन, आज भी उसमें उन्होंने एक हुज्जत पूरी की है। चलें, 3 साल बाद उन्होंने खुद लेटर लिखा है अपने साइनों से, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है, उसमें डेवलपमेंट है, लेकिन वो उसका खत का जवाब दे रहे हैं शहबाज साहब। इंशाल्लाह उसको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वो जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना तनवीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बार कैफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या अपोजिशन हो, कन्फ्यूजन तो दिखाई दे रही है। अभी एक ब्रेक लेंगे, कोई शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर। हमारे साथ वेलकम बैक। आज से 20 बरस कबल अमेरिका ने फातिहाना अंदाज में अफगान सरजमीन पर कदम रखे थे, लेकिन गुज़श्ता रात शब की तारीकी में आखिरी अमरीकी फौजी ने अफगान सरजमीन को छोड़ दिया। वो मनाजर भी देखे गए, अगर प्रोड्यूसर वो मनाजर दिखा सके। पहले बम से आखिरी सिपाही तक, ऐसी अनकही कहानियां हैं जो शायद तारीख की किताबों ही में मिलेंगी। गुज़श्ता 20 बरस के दौरान 2461 अमरीकी फौजी हलाक हुए, 20,000 जख्मी हुए, 2,40,000 अफगान शहरी जाबहक हुए। अमेरिका ने इस जंग में अपने 20 खरब डॉलर्स झोंक दिए। इस सब के बावजूद अमेरिका की अफगानिस्तान से रवानगी के बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई है? ये वो आखिरी सिपाही है जो अफगानिस्तान से निकला है। क्या अफगानिस्तान में जो जंग थी उसका खात्मा हो गया है अमरीकी फौजों के इनखला के साथ? क्या अफगानिस्तान में अमन कायम होगा? अफगानिस्तान की जंग कौन जीता? क्या तालिबान अफगानिस्तान में अमन कायम करने में कामयाब हो पाएंगे? पंशीर की वादी में जो कुछ हो रहा है, गुरीला जंग का खात्मा क्या मुमकिन हो सकेगा? तालिबान दाइश के खतरे से नबरदाज़मा हो पाएंगे? दाइश को फंड्स कहां से आ रहे हैं? यानी तालिबान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस अभी हैं।
अमेरिका के मुकम्मल इनखला के बाद अफगानिस्तान में ताहाल एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल एक अनसर्टनिटी है। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम तालिबान ने संभाल लिया है। तालिबान क़यादत ने रनवे पर खड़े होकर तस्वीर बनवाई हैं और हवाई फायरिंग करके अपनी फतह का जश्न भी मनाया है। अमरीकी अफवाज से निकली हैं तो तालिबान की तरफ से कैसा जश्न देखने को मिला है। ये वो एयरपोर्ट है जहां पर अमरीकी ट्रूप्स थी, जहां पर अमेरिकन सिक्योरिटी थी, लेकिन उनके निकलते ही तालिबान ने इसको कैसे सेलिब्रेट किया है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। ये देखिए, ये कोई और नहीं है, ये अमेरिकन ट्रूप्स नहीं है, अमेरिकन मिलिट्री नहीं है, बल्कि तालिबान है जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। 20 बरस के बाद आज भी ये फैसला नहीं हो रहा है कि कौन कामयाब हुआ है और फतह किसका मुकद्दर ठहरी है। अमेरिका और तालिबान दोनों ही अपनी अपनी फतह का दावा कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान में जश्न का सा समा है। ये जश्न कब तक बरकरार रहेगा? ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये जो शॉट आपको दिखाया है, ये काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। वहाँ पर जो तालिबान सिक्योरिटी है उनसे मुखातिब हुए हैं, उनसे उन्होंने बात की है। अब दाइश जिसने काबुल एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे पर खुदकुश हमला किया, काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले करने की कोशिश भी हुई, इस वक्त तालिबान के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। 20 बरस कबल अफगानिस्तान को जो खतरात लाहक थे, अब भी तकरीबन वैसे ही खदशात हैं। 20 बरस कबल अफगान शहरी भूख, गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार थे, अब भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। अशरों से जारी खाना जंगी के दौरान लाखों अफगान शहरी बेघर हुए हैं। आज भी अमरीकी इनखिला और तालिबान के कब्जे के नतीजे में 5,70,482 अफगान शहरी बेघर हो चुके हैं। इन बेघर शहरियों में 80% औरतें हैं, बच्चे हैं। अल जजीरा और यूनिसेफ के सर्विस के मुताबिक अफगानिस्तान से 84,075 खानदान बेघर हुए हैं। इन खानदानों में 3,36,000 बच्चे और 1,17,034 खवातीन बेघर हुई हैं। अब यही नहीं है, बल्कि 1,13,000 अफगान शहरी मुल्क भी छोड़ चुके हैं। आलमी इदारों को खदशा है कि मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बाइस मजीद 5 लाख अफगान शहरी मुल्क छोड़ कर जा सकते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख अफगान शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। आलमी इदारे के मुताबिक अशरफ गनी इंतजामिया पॉलिसीज़ के बाइस मुल्क की 40% फसलें तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त मुल्क की 54% आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है और ये तादाद 70% तक पहुँचने का अंदेशा भी मौजूद है। अफगानिस्तान में माशी तरक्की और आलमी इदारों का एतमाद मुल्क में क़याम अमन से ही जुड़ा हुआ है, यानी उसी से मुमकिन होगा। अगर अमन होगा तो माशी तरक्की होगी, मईशत का पहिया घूमेगा, लोग खुशहाल होंगे। मगर दाइश की मौजूदगी में मुल्क में अमन कायम होता बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा है। दाइश खुरासान या दाइश अफगानिस्तान के क़याम, फंडिंग और अस्करी क़ुव्वत का अगर जायज़ा लिया जाए तो 2014 में TTP और अलकायदा ने अफगानिस्तान में दौलत इस्लामिया खुरासान की बुनियाद रखी थी। ये तंजीम इंतहाई सख्त गिर नज़रियात की हामिल है, जिसके दुनिया के कई ममालिक में स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं। दाइश ने पाकिस्तान में आम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और अहम इमलाक को निशाना बनाया। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के दौरान पाकिस्तान से दाइश के दहशतगर्दों का सफाया किया गया। पाकिस्तान में ऑपरेशन के बाद दाइश के दहशतगर्दों ने अफगान सूबे नंगरहार को अपना ठिकाना बना लिया। इस वक्त भी नूरिस्तान के पहाड़ों में दाइश के दहशतगर्द मौजूद हैं। दाइश की फंडिंग और हमायत के हवाले से माजी में अमरीकी फोर्सेस पर इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। इल्ज़ाम था कि दाइश को अमरीका की जानिब तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ये अमेरिकन बैक तंजीम है, तालिबान के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जा रहा है, इनको असलहा भी फराहम है, इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा रही है। साबिक सदर हामिद कारज़ई ने भी अमरीकी क़यादत पर दाइश की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया था। वो क्या कहते थे, ज़रा वो भी आपके सामने रख रहे हैं। Rise of extremism and terrorism, the arrival of Daesh, the emergence of Daesh. But it was during their presence here, under their watch, that ISIS emerged in Afghanistan. How do they explain that? It emerged during the US presence in Afghanistan in the name of fight against extremism and terrorism. So they have failed. आपने हामिद कारज़ई की गुफ्तगू सुनी है, ये साबिक अफगान प्रेसिडेंट हैं। अब 2020 के अंदर ये जिस वक्त ये मामला चले, डिस्कशंस चली, टॉक्स चली, तो उस वक्त बहुत सारे जो कॉन्वर्सेशन हुई मुआहिदे से मुतालिक, और इसी मुआहिदे की रूह से अब 31 अगस्त को, और उससे पहले ही अमरीकी अफवाज जो हैं वो अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं, इनखिला हुआ है। ज़रा उसकी तफसील की तरफ आते हैं कि जब अमरीकी अफवाज यहाँ से निकली हैं तो उन्होंने क्या क्या छोड़ा है। अब माल गनीमत कह लें अगर इसको, तो इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि टैंक्स भी हैं, इसमें रॉकेट्स भी हैं, उसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जो बहुत सारी तादाद के अंदर है। मुसल्ला गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, डिफेंस सिस्टम तालिबान के लिए छोड़ा है। अमेरिका ने इनखिला से कबल काबुल एयरपोर्ट पर छोड़े जाने वाले जहाज़ और मुसल्ला गाड़ियों को नाकारा भी बनाया है। जनरल मैकेंजी का कहना था कि फ़ौजी दस्तों ने 73 तैयारों और 70 मुसल्ला गाड़ियों और 27 गाड़ियों को नाकारा बनाया है ताकि तालिबान उन्हें इस्तेमाल ना कर सके।
उनका यह भी कहना था कि ये तैयारे दोबारा कभी उड़ नहीं सकेंगे, इन्हें कभी कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और बहुत सारी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं कि जिसमें तालिबान इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को ज़मीन पर टैक्सी कर रहे हैं। ये प्रवास तो नहीं कर सकते हैं, इनको नाकारा बना दिया गया है, लेकिन वो टैक्सी कर रहे हैं। उनको सड़कों पर ऐसे दौड़ाया जा रहा है कि जैसे सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। बारकैफ अब तालिबान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं ही कि किस तरह से इस कंट्री को फिर से इकोनॉमिकली बेहतर बनाएंगे, अक़वाम आलम की सफ़ में खड़ा करेंगे, दुनिया को ये बताएंगे कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं कि जिसको दुनिया तस्लीम करे, ख़वातीन से मुतालिक, उनके हुकूक से मुतालिक उनकी क्या डायरेक्शन होती है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक तालिबान कैबिनेट अनाउंस होना बाकी है कि जो कैबिनेट होगी उसके खदोखाल क्या होंगे, कैसी हुकूमत तालिबान की तरफ से अनाउंस की जाएगी। बहुत सारी अनसर्टेनिटी इस वक्त वहाँ पर है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी माहिर अफ़गान उमूर ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अमेरिकन ट्रूप्स अपने दिए गए वक्त के मुताबिक, वादे के मुताबिक अफगानिस्तान से निकल गई हैं, क्या तालिबान भी अपना वादा पूरा करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। एक जो तालिबान की हुकूमत साजी हो रही थी, उसके लिए मशवरे हो रहे थे, तो एक जवाब जो उन्होंने पेश किया था कि जब तक एक भी गैर मुल्की हो तो वो हुकूमत साजी का वो ऐलान नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जवाब अब ख़त्म हुआ। तो लिहाजा अब तालिबान के लिए सबसे अहम जो चैलेंज है कि हुकूमत का ऐलान करें। अब हुकूमत कैसी होगी, उसमें कौन होंगे, ये भी एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि जो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात होती है, तो अब आया तालिबान उस तरफ जाते हैं कि नहीं जाते। हमारी इत्तलात के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल की तरफ रवाना हुए हैं। काबुल पहुंचेंगे तो क्या हुकूमत का ऐलान करेंगे, बाकायदा तौर पर नॉमिनेट करेंगे कि कौन कौन से मेंबरान होंगे और कहाँ तकर्रुर किया जाएगा उनका? काबुल में जब मैं था तो मैं एक अहम तालिबान के रहनुमा से जब मेरी मुलाकात तफसीली हुई थी फेस टू फेस, तो उन्होंने कहा था कि जो मशवरे हो रहे हैं काबीना के लिए, तो जो दो नायबीन हैं, नायब इनके उमरा हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो काबीना की फहरिस्त फाइनल करके हतमी करके उनको अमीर को देना है। तो मशवरों के लिए फिर बाद में कंदहार का इंतखाब किया गया था, और ये मुल्ला बिरादर भी कंदहार में थे, और तालिबान ने ये कहा था कि उनके अमीर भी कंदहार में थे, और ये सारे लोग काबुल से वहाँ चले गए थे। ये जो आप मुल्ला बिरादर की बात कर रहे हैं, मुमकिन हो गया दुरुस्त हो, क्योंकि ये भी मैंने तालिबान से सुना था कि जिस दिन हुकूमत का ऐलान होगा काबीना का, पॉलिसियों का, तो ज़्यादा इम्कान है कि अमीर खुद शेख हिफ्तुल्लाह खुद ऐलान करे। ताहिर खान साहब, जितना वक्त गुजरेगा उतना ज्यादा खलीज होगा, उतनी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत ज्यादा होगी। ये बहुत जल्दी करने की फैसले हैं, बहुत दिन से सबका इंतजार है, सबकी नजरें इस तरफ लगी हुई हैं कि तालिबान की तरफ से काबीना मेंबरान किसको नॉमिनेट किया जाता है, हुकूमत का फ्रेमवर्क क्या होता है, कौन कौन लोग सामने आते हैं और ढांचा क्या होगा। आपको क्या लगता है कि मजीद कितना वक्त जो है वो इस पे ज़ाया किया जा सकता है, कितनी मोहलत बाकी है तालिबान के पास? ज़्यादा वक्त बिल्कुल अगर होंगे तो वहाँ पर जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है कि निज़ाम नहीं है, अब किसी को नहीं पता, वज़रा नहीं है। वहाँ तो जाते हैं इनके तालिबान के लोग बैठते हैं वजारतों में, वो वज़ीर तो नहीं है बाज़ाब्ता तौर पे, तो लिहाजा वहाँ पर एक खिला जो है, अगर वो मज़ीद ताख़ीर करेंगे तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। जब निज़ाम ना हो और लोगों की तवक्कुआत भी हो, दुनिया भी देख रही है, दुनिया इंतज़ार भी कर रही है कि वो कौन होंगे, कैसे लोग होंगे, पॉलिसियाँ क्या होंगी। मैंने सुना था काबुल में ये वाली बात भी कि 3 तारीखें उन्होंने, एकम 2 3 इनमें से किसी तारीख को ऐलान, लेकिन ये मैंने पहले सुना जब मैं उधर था, तो इसमें तब्दीली भी आ सकती है। देखिए इंक्लूसिव गवर्नमेंट आपने बताया कि इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। गो के तालिबान की तरफ से कहा जरूर गया कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन इंक्लूसिव से वो क्या मुराद लेते हैं और फिर आलमी बरादरी इंक्लूसिव से क्या मुराद लेती है, दोनों में शायद फर्क है, जैसे कि आपने वाजे किया है। तो अगर तालिबान उस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट या फ्रेमवर्क सामने नहीं रखते हैं तो फिर इंटरनेशनली क्या प्रेशर होगा जो तालिबान को फेस करना पड़ेगा? बैनुल-अक़वामी कुछ मसाइल तो ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को तवक्कुआत यही है, और कुछ लोगों ने शराइत रखी है उसके लिए, तालिबान हुकूमत को रिकग्निशन के लिए, तस्लीम करने के लिए। तो अब तो देखना है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने 3 दिन पहले तालिबान तर्जुमान का इंटरव्यू किया था इतवार वाले दिन, तो यही सवाल मैंने उनसे किया था जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आया इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, वसीउल बुनियाद हुकूमत का मतलब क्या है। तो उसने कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि उसमें दीगर जो लीडर्स है, सियासी मशरान है, सियासी रहनुमा है, आबिद करज़ई, अब्दुल्ला, हिकमत यार, दीगर, उसने कि ये तो हमारा इस वक्त तो मौजू ही नहीं है उन लोगों को शामिल करने का।
और डॉक्टर अब्दुल्ला के जो नायब है एक, उनसे मैंने पूछा, क्योंकि वो मुलाकातों में शरीक थे जब तालिबान उनसे मुलाकातें, उसने भी कहा कि तालिबान ने किसी भी स्टेज पे इशारा भी नहीं दिया कि उन लोगों का कोई रोल होगा। हाँ, वो कहते कि वो प्रोटोकॉल टाइप वो मुलाकातें थी कि आप हमारे लीडर्स हैं। अच्छा ताहिर खान साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस वक्त कुछ अहम फैसले सामने आ रहे हैं। तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल की अफगान मीडिया के मुताबिक, और उसके बाद कुछ डिसीजंस जो हुए हैं ज़राए के मुताबिक, अफगान मीडिया ये कोट कर रहा है कि काबुल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को वजीर खारजा बनाने का फैसला हुआ है। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब वजीर दिफा होंगे। खलीफा हक्कानी को वजीर दाखिला बनाने का फैसला किया गया है और ओहदों का बाज़ाब्ता ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। यानी अब कुछ खबरें बाहर आना शुरू हो गई हैं इस कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद, और उसके मुताबिक ये कुछ कैबिनेट मेंबर्स हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। जब मेरी मुलाकात हुई थी तालिबान के एक रहनुमा से, माफ़ कीजिएगा, तो वो उसने मुझे ये कहा था कि बहुत इम्कान है कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो रईसुल वज़रा कहेंगे उनको, जो पिछली तालिबान की जो हुकूमत थी 96 से 2001 तक शुरू में, तो रईसुल वज़रा उस वक़्त मुल्ला रब्बानी थे और उसकी हैसियत वज़ीर आज़म की होती थी। मुमकिन है कि वही निज़ाम हो, क्योंकि तालिबान ने अब ये भी नहीं कहा कि निज़ाम वही वाला होगा 90 की दहाई वाला या उसमें तब्दीली होगी। क्विकली ये बताइएगा सर कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जिसको तालिबान इंक्लूसिव कह रहे हैं कि मकामी तौर पर जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको शामिल कर लिया जाए, लेकिन जिन लोगों से लड़ाई हो रही है, वो पंजशेर का मामला हो, अहमद शाह मसूद वाला मामला हो, या फिर दाइश की तरफ से जिस मज़ामत का सामना है, तो फिर इंटरनली तालिबान को किस प्रेशर का सामना करना पड़ेगा? इंटरनेशनली तो प्रेशर होगा ही, लेकिन इंटरनली सिक्योरिटी कितना बड़ा मैटर बन जाएगी? सिक्योरिटी इशू रहेगा, क्योंकि आज जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा और जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का मौक़िफ़ यही था कि अफ़गानिस्तान को आप इस छोड़े ना। मतलब है कि अगर आप उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं, आप उनके जो इक़्तिसादी इमदाद है वो नहीं देते, रोकते हैं, तो फिर अफ़गानिस्तान तो इकनॉमिकली वो कोलैप्स कर लेगा। तो बहरहाल अब दुनिया भी देखेगी ना कि क्या है। तालिबान के लिए चैलेंज अपनी हुकूमत साजी में अपने लोगों को मुतमईन करने में बड़े चैलेंज है। अब ये बताएगा कि अमेरिका कहने को तो अफगानिस्तान से निकल गया है, लेकिन क्या अमेरिका का असर व रसूख खित्ते में, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया इनखला के साथ ही? नहीं, ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हुआ। बस वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका ने कहा है कि जी अब तो हमारा सिफारती वाला वो शुरू हो गया ताल्लुकात का अफगानिस्तान से। लेकिन मेरे ख्याल में जो बड़े ममालिक हैं, देखो ना, जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा ने आज बावजूद शाह महमूद कुरैशी के कि अफ़गानिस्तान को ना छोड़ें, उनकी इमदाद ना रोके, उनके साथ इंगेज करे, और तो वो इसलिए कि, लेकिन जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कुछ भी नहीं कहा उस हवाले से। हाँ, ये कहा कि जी पाकिस्तान के साथ हम राब्ते में हैं, रहेंगे, पड़ोसियों की इमदाद करेंगे। तो बहरहाल अब देखना है कि दुनिया तालिबान की हुकूमत को किस तरह रिएक्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपके वक्त के लिए। हमारे अफगान उमूर सीनियर सहाफ़ी तजियाकार ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखना ये कि दुनिया तालिबान हुकूमत जो अभी पेश करेंगे उस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्या उन्हें एक्सेप्टेंस मिलती है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी हैं और बहुत सारी चीज़ें यकीनन वक्त ही बताएगा कि किस जानिब जाती हैं। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि कर्ज, जिसे कहने को खुदकुशी समझा जाता था मगर फिर भी कर्जों में इजाफा क्यों हो रहा है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है। वेलकम बैक। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, मुल्की मईशत ने उड़ान भर ली है, रुपया भी बुलंदी पर नजर आएगा। हुकूमत की नज़र में सब अच्छा है कि दावों के बीच एक और खबर ने मुल्क के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मुल्क के कर्जों में तेजी से इजाफा हो रहा है और ये सिर्फ इंटरनल डेट नहीं है बल्कि एक्सटर्नल डेट है, बैरूनी कर्जे हैं जिनमें इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत ने गुज़श्ता 3 माली सालों के दौरान 6,910 अरब रुपए कर्ज लिया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम पर हुकूमती कर्जों का मजमूई हजम 38,697 अरब रुपए रहा। मुल्क की कर्जों में तेजी से इजाफा एक ऐसी हुकूमत के दौर में हुआ है जो साबिका हुकूमतों को कर्ज लेने पर तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, इसे खुदकुशी के मुतरातिब भी करार देते रहे हैं। माजी में इमरान खान साहब और उनके रुफका कर्ज लेने से मुताल्लिक क्या हैं, जरा उसकी एक झलक आपके साथ। मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है, उसको गिरवी रखने के मुतरादिफ है। लेकिन अभी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा जाता है कि वो कर्ज क्यों ले रहे हैं और उनकी अपनी हुकूमत में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए हैं, तो उसका जवाब वो कुछ इस तरह से देते हैं कि असल में हम कर्ज माजी की हुकूमतों के लिए गए कर्ज को
चुकाने के लिए ले रहे हैं। बारकैफ अगर माजी की हुकूमतों का जायजा लिया जाए तो पीपल्स पार्टी हुकूमत ने रोजाना 5 अरब रुपए कर्ज लिया, जबकि नून लीग के कर्ज में रोजाना की बुनियाद पर 8 अरब रुपए का इजाफा हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 16 अरब रुपए यौमिया इजाफा हो रहा है। 16 अरब रुपए यौमिया कर्ज में इजाफा हो रहा है। 16 अरब रुपए यौमिया कर्ज लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपने 5 बरस के दौरान 10,000 अरब रुपए का कर्ज लिया, जबकि नून लीग के 5 बरस में ये 14,000 अरब रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महज 3 बरस में, अभी 5 बरस मुकम्मल नहीं हुए, सिर्फ 3 बरस में तकरीबन 17,600 अरब रुपए का इजाफी कर्ज लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने दौरे हुकूमत में तवानाई के मंसूबे लगाए, मेट्रोज बनाई, मोटरवे समेत दीगर अहम मंसूबे शुरू किए। लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में ना तो कोई ऐसा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ना ही पुराने मंसूबे पाए तकमील को पहुंच रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने ये कर्ज पुराने कर्ज उतारने के लिए लिए हैं, मगर सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत के लिए गए कर्जे कौन उतारेगा। हुकूमत फैसलों में ताखीर और कर्जों का बोझ बढ़ाकर मुल्क के मसाइल में इजाफा क्यों कर रही है। और फिर यकीनन जो डेट टू जीडीपी रेशो है, अगर डेट टू जीडीपी रेशो अक़वाम आलम का देखा जाए तो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं शायद उनका डेट टू जीडीपी रेशो हमसे बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो हम कर्ज ज़्यादा लेते हैं तो तरक्की याफ्ता ममालिक को कर्ज नहीं लेना पड़ता। शायद जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमसे ज़्यादा कर्ज लेते होंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो कर्ज इस्तेमाल कहाँ होता है। जो पैसे आप लेते हैं बतौर कर्ज, उसको अपने मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, बड़े बड़े मंसूबा जात लगाने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, अपने लोगों को खुशहाल करने के लिए, मुल्क की मईशत का पहिया चलाने के लिए, तरक्की का पहिया घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो शायद आज ये सवाल ना उठ रहे होते कि ये रिकॉर्ड कर्जे क्यों लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हुकूमत वक्त ये कहेगी कि असल में वो ये कर्जे माजी के लिए हुए कर्जों को चुकाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इसका मतलब तो बिल्कुल यही है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बार आने। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनते ही इख्तलाफात क्यों सर उठा रहे हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बनी। दरवेश सिर्फ क़ुयूम नियाज़ी को रियासत का वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। बादशाह कप्तान ने अपने खिलाड़ी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को रियासत का सदर नामजद किया, लेकिन सब कुछ आसानी से नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला और सदर की नामजदगी का मामला भी कप्तान के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं था। PTI आज़ाद कश्मीर के जहांगीर तरीन कहलाए जाने वाले सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म के लिए बड़ी आजमाइश साबित हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज़ाद कश्मीर महाज के ऊपर बहुत सारी डिफिकल्टी दिखाई दे रही है। 1 माह तक काबीना की तैयारी नहीं हो सकी। वज़रा के लिए नाम फाइनल हुए तो महकमों पर झगड़ा शुरू हुआ, किस खिलाड़ी को किस जगह पर खड़ा करना है, किसको कहाँ प्लेस करना है। कप्तान और पूरी टीम कंफ्यूजन का शिकार रही। लेकिन हुकूमत बने अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं कि PTI आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा इम्तहान शुरू हो चुका है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौमुंतखब हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई और इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास ने सीनियर वजीर के ओहदे से, यानी बतौर सीनियर वजीर अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। और ज़राए बताते हैं कि तनवीर इलियास खान मुजफ्फराबाद में काबीना के होने वाले इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि आज़ाद कश्मीर काबीना के पहले तारुफी इजलास में सरदार तनवीर इलियास खान के अलावा सरदार मीर अकबर खान, अकमल सरगाला, बेगम शादा सगीर, अली शान सोनी और मुशीर अकबर चौधरी भी शरीक नहीं हुए थे। ये वो सब लोग हैं जिनका ताल्लुक सरदार तनवीर इलियास कैंप से है। सवाल यह है कि क्या सरदार तनवीर इलियास 6 मेंबराने कानून साज असम्बली के साथ मिलकर नया ग्रुप बनाएंगे? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा? क्या PTI आज़ाद कश्मीर में अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? क्या तनवीर इलियास ग्रुप ऑपोजिशन बेंचेस को तरजीह देगा या हुकूमती कैंप में बैठेगा? या फिर इस सब के बाद सिर्फ ये मैसेज देना है, पैगाम देना है कप्तान को कि असल में इनकी एक स्ट्रेंथ है, ये भी एक पावर सेंटर है जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत में है और इससे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। हुकूमत के इब्तदाई में इख्तलाफात यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मसाइल का बाइस बन सकते हैं। अब देखना यह है कि दरवेश सिर्फ वज़ीर आज़म एतमाद किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, वो तमाम तर इख्तलाफात को कैसे काउंटर फाइट कर सकते हैं। बारकैफ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए खैर। अल्लाह हाफ़िज़।